नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं जो आपके पाठ्यक्रम में निबंध शामिल किए गए हैं उनको, और उसी के क्रम में हम लोग बात कर रहे हैं बाल मुकुंद गुप्त जी का जो निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे। इस क्लास से पहले इसी निबंध पे एक क्लास और बनाई जा चुकी है आपके लिए, जिसमें आपको बाल मुकुंद गुप्त जी का जीवन वृत्त और शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यात्मक परिचय और जो 8 चिट्ठे हैं उसमें से एक चिट्ठा आपको पढ़ा दिया गया था, और उस क्लास में आपसे ये बताया गया था कि शेष चिट्ठे हम लोग दूसरी क्लास में पढ़ लेंगे। तो ये जो आज की है ये दूसरी क्लास है। इससे पहले शिव शंभू के चिट्ठे के ऊपर एक क्लास बनाई जा चुकी है। अगर उस क्लास को आपने नहीं देखा है तो पहले आप लोग उस क्लास को देख लें, फिर उसके बाद इस क्लास को आप देखें। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं शिव शंभू के चिट्ठे। जब मैंने जो है वो क्लास शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था ये जो शिव शंभू के चिट्ठे निबंध है इसमें बाल मुकुंद गुप्त जी के दरअसल छोटे छोटे 8 निबंधों का एक संग्रह है, जिनको मैंने आपको उस क्लास में भी बताया था उनका क्रम, और एक बार उन्हीं का क्रम इस क्लास में भी देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे अपनी क्लास। और मैंने जब वो क्लास आपको पढ़ाई थी तब आपको बताया था कि इनका क्रम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, कोई 4 पत्रों के नाम दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इनको क्रम से लगाइए। तो आप उनको क्रम से नाम याद रखिए, और बहुत बेहतर तो ये होगा कि नाम के साथ साथ आप उनका प्रकाशन वर्ष भी याद रखें। तो जो पहला पत्र था उसका नाम था बनाम लॉर्ड कर्जन, जिसका प्रकाशन हुआ था 11 अप्रैल 1903 को। दूसरा जो पत्र था उसका नाम था श्रीमान का स्वागत, जो 26 नवंबर 1904 को प्रकाशित हुआ था। तीसरा था वैसराय का कर्तव्य, जो 17 सितंबर 1904 को प्रकाशित हुआ था। चौथा जो था वो पीछे मत फेंकिए था, 17 दिसंबर 1904 को इसका प्रकाशन हुआ था। पांचवा जो इसमें शामिल पत्र था उसका नाम था आशा का अंत, जो 25 फरवरी 1905 को प्रकाशित हुआ था। छठा जो इसमें पत्र शामिल था उसका नाम था एक दुरासा, जो 18 मार्च 1905 को प्रकाशित हुआ था। और सातवां जो पत्र था उसका नाम था विदाई संभाषण, जो 2 सितंबर 1905 को प्रकाशित हुआ था। आठवां और आखिरी जो पत्र था वो था बंग विच्छेद के नाम से, जो 21 अक्टूबर 1905 को प्रकाशित हुआ था। और मैंने आपको तब भी बताया था और फिर से बता रहा हूं कि ये सारे के सारे चिट्ठे, ये सारे के सारे पत्र भारत मित्र नाम के एक पत्र में प्रकाशित हुए थे। किस पत्र में? भारत मित्र नाम के पत्र में प्रकाशित हुए थे। और ये जब पत्र इसमें प्रकाशित हो रहे थे तो इस पत्र का संपादन स्वयं बाल मुकुंद गुप्त जी ही कर रहे थे। उन्हीं के संपादन में जो है ये पत्र प्रकाशित हुए थे। तो एक चिट्ठा उस समय पढ़ लिया गया था। अब हम लोग शुरू करते हैं दूसरे चिट्ठे। तो दूसरे पत्र का नाम है श्रीमान का स्वागत, और इसका प्रकाशन 26 नवंबर 1904 को भारत मित्र नाम के पत्र में हुआ था। ठीक है, दूसरे चिट्ठे में लॉर्ड कर्जन फिर से मंगलवार के दिन 2 वर्ष के लिए भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल बनकर फिर से आते हैं। ये जो पत्र है इसमें आपको जो है जो पत्र के मूल तथ्य हैं, जो मुख्य तथ्य हैं, जो प्रमुख कथन हैं, वो सारे कथन आपको बता दिए जाएंगे। अगर ये क्लास आप देख लेते हैं और अच्छी तरीके से चीज़ों पे ध्यान दे लेते हैं तो आपको पत्र पढ़ने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप पत्र पढ़ें तब तो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन फिलहाल जो आपको इस क्लास में बताया जा रहा है इस पर अगर आप ध्यान देते हुए चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस पत्र के अंतर्गत क्या दिया गया है, कौन सी चीजें हमको याद रखनी है। तो दूसरे चिट्ठे में लॉर्ड कर्जन फिर से मंगलवार के दिन 2 वर्ष के लिए भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। एक कथन भी है इससे संबंधित कि जो अटल है वह टल नहीं सकता, जो होनहार है वह होकर रहती है। इसी से फिर से 2 वर्ष के लिए भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल होकर लॉर्ड कर्जन आए हैं। इस पत्र की शुरुआत कर्जन की पुनर्वापसी पर निबंधकार कहता है। दरअसल पहले जो है उस क्लास को जब मैंने आपको पढ़ाया था तो ये बताया था कि कर्जन का जो भारत में कार्यकाल रहा है वो 1899 से 1905 तक रहा था। तो
तो ये जो है एक बार अपना कार्यकाल पूरा करके जो है वापस गए थे, उसके बाद पुनः ये जो है 2 साल के बाद वापस आते हैं। उस पर जो है ये निबंधकार के द्वारा ये खत, ये चिट्ठा लिखा जाता है। तो इस पत्र की शुरुआत में करजन की पुनर्वापसी पर निबंधकार कहता है, ये जो है निबंध में कथन दिया है कि भारतवासी यह सोच रहे हैं कि आप क्यों आते हैं, और आप यह जानते भी हैं कि आप क्यों आते हैं। यह भारतवासियों, यदि यहाँ पे करिए, यदि भारतवासियों का बस चलता तो आपको वे ना आने देते, और आपका बस चलता तो आप सप्ताह भर पहले ही आ बिराजते। तो ये जो है उसमें एक निबंध है। लेखक दूसरे चिट्ठे के अंत में लॉर्ड कर्जन के शासन पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि कर्जन के शासन में कुछ न करना पड़ेगा, आनंद ही आनंद है। और इसके लिए वे जो है एक नजीर का शेर का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखें कि आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे इस तरीके से कोई प्रश्न दिया जा सकता है, मान के चलो ये आपको शेर दे दिया गया और आपसे ये प्रश्न पूछा गया कि ये शेर जो है 8 चिट्ठे में से किस चिट्ठे में जो है निबंधकार के द्वारा प्रयोग किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये दूसरे चिट्ठे में शेर प्रयोग किया गया है, और वो नजीर का शेर प्रयोग करते हैं कि कुंडी के नकारे पर खुदके का लगा टंका, नित भंग पी के प्यारे, दिन रात बजा डंका। तो ये जो है आपको याद रखना है। कुछ शेर जो है इनके द्वारा, बाल मुकुंद गुप्त जी के द्वारा अपने 8 चिट्ठों में प्रयोग किए गए हैं। तो उन पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि किस चिट्ठे में उन्होंने कौन से शेर का प्रयोग किया है। जैसे उन्होंने 5वें चिट्ठे में भी किसी शेर का प्रयोग किया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो इसमें कथन बताए जा रहे हैं उन पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस चिट्ठे में कौन सी घटना का जिक्र हो रहा है। तो दूसरा चिट्ठा फिलहाल यहीं पे समाप्त होता है। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो आपको बता दी गई। यहां से पढ़ना शुरू करते हैं तीसरे चिट्ठे के बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। इस चिट्ठे का प्रकाशन भारत मित्र में हुआ था, जो कि सारे पत्रों का हुआ था। जो इसका प्रकाशन वर्ष था वो 17 सितंबर 1904 था। क्या प्रकाशन वर्ष इसका था? 17 सितंबर 1904। इस चिट्ठे की प्रथम पंक्ति में लॉर्ड कर्जन के ऊपर करारा व्यंग करते हुए लेखक कहता है, क्या कहता है? अब ये लाइन आपको याद रखनी है कि माई लॉर्ड, आपने इस देश में फिर पदार्पण किया, इससे यह भूमि कृतार्थ हुई। वे जो है व्यंग के तौर पे ये बात कह रहे हैं। लेखक के अनुसार लॉर्ड कर्जन में विद्यमान होने और बुद्धिमान होने तथा विचारशील होने के ये 3 गुण तो हैं ही, उसके साथ साथ एक चौथा गुण भी उनमें है, वह है राजशक्ति का। अब इससे भी आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि तीसरे चिट्ठे में निबंधकार ने लॉर्ड कर्जन में कौन से चौथे गुण की बात की है। तो आपको बताना पड़ेगा। वो 3 गुण बताते हैं कि कर्जन में बुद्धिमानी, विचारशीलता और विद्वान होने के ये 3 गुण हैं, उसके साथ साथ उनमें एक राजशक्ति का भी गुण है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। लेखक व्यंग्यात्मक लहजे में कर्जन की मंगल कामना करते हुए कहते हैं कि भगवान आपका मंगल करें और इस पतित देश के मंगल की इच्छा आपके हृदय में उत्पन्न करे। शिव शंभू भारत की प्रजा का प्रतिनिधित्व होने का दावा करते हुए कहता है। अब ये जो कथन है इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। शिव शंभू जो है भारत की प्रजा का दावा करते हुए क्या कहता है? वह कहता है कि वह इस देश की प्रजा यहाँ के चिथड़ापोश कंगालों का प्रतिनिधि होने का दावा रखता है, क्योंकि उसने इस देश की भूमि में जन्म लिया है, उसका शरीर भारत की मिट्टी से बना है और इसी में अपने शरीर की माटी को एक दिन मिला देने का दावा रखता है। ये एक कथन है। एक कथन और है कि आपने मुंबई में कहा कि भारत भूमि को मैं किस्सा कहानियों की नहीं कर्तव्य की भूमि समझता हूँ। माई लॉर्ड, इस कर्तव्य भूमि को हम कर्म भूमि कहते हैं। आप कर्तव्य पालन करने आए हैं और हम कर्मों का भोग भोगने। तो ये जो है इंपॉर्टेंट कथन है, इसको आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। आपसे कथन भी पूछा जा सकता है, आपको एक कथन दे दिया जाएगा और आपसे इस तरीके का कोई प्रश्न किया जा सकता है कि ये जो है कथन किस चिट्ठे का है, किस खत का है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये जो है किस चिट्ठे में कथन आया है। तो ये जो है कथन मेरे हिसाब से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कथन हो सकता है। एक कथन और है जो हम देखेंगे कि यद्यपि आप कहते हैं कि ये कहानी का देश नहीं कर्तव्य का देश है, तथा आपको यहाँ की प्रजा ने समझ लिया है
आपको यहाँ की प्रजा ने समझ लिया है कि आपका कर्तव्य ही कहानी है। ये भी कथन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला कथन और है कि आप सरहदों को लोहे की दीवार से मजबूत करते हैं। आप और लॉर्ड किचनर मिलकर जो फौलादी दीवार बनाते हैं उससे बहुत मजबूत एक दीवार लॉर्ड कैनिंग बना गए हैं। लॉर्ड कैनिंग बना गए हैं 1 नवंबर 1858 को जो कैनिंग ने सुनाया था वही भारतवासियों के लिए फौलादी दीवार है। यह स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र है। तो ये तो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने तीसरे चिट्ठे में जो है किसकी भाषण को, किसके स्पीच को जो है स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया का जो है घोषणा पत्र कहा है। तो कैनिंग की स्पीच को जो है इन्होंने स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा है। एक प्रश्न आपसे और किया जा सकता है कि इस जो ये आपके चिट्ठे हैं इनमें कर्जन की तुलना किन वायसरायों से करके कर्जन की अपेक्षा में उनको बेहतर बताया जाता है। तो इन खतों में निबंधकार कर्जन की अपेक्षा पहले चिट्ठे में लॉर्ड रिपन को कर्जन से बेहतर बताता है और ये जो तीसरा चिट्ठा है इस तीसरे चिट्ठे में वो जो है लॉर्ड कैनिंग को कर्जन से बेहतर बताते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखें। यह देश है जहां की प्रजा, ये भी एक कथन है, इंपॉर्टेंट कथन है, आपसे पूछा जा सकता है। ये भी कथन है कि यह वह देश है जहां की प्रजा रामचंद्र के राज तिलक के एक दिन पहले आनंद में मस्त थी। अचानक रामचंद्र वन को चले तो रोती रोती उनके पीछे चली जाती है। तो ये जो है इस चिट्ठे से कुछ महत्वपूर्ण कथन थे जो कि हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना चौथा चिट्ठा और इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इस चिट्ठे का प्रकाशन 17 दिसंबर 1904 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भारत मित्र नाम के पत्र में हुआ था। इस चौथे चिट्ठे में लेखक बताते हैं कि जुलाई 1805 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार भारत के गवर्नर जनरल होकर कोलकाता आए थे। चौथे चिट्ठे में यह बताया गया है कि 19वीं सदी के शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत अच्छी नहीं थी, सरकार पर चिंताओं की भरमार थी। ये जो है हमने एक आपके लिए एक पेज की पिक खींची थी। ये पूरा पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं जो है इसको पढ़ूंगा और आप इसको सुनिए और समझिए कि इसमें से क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है महत्वपूर्ण लिखी हैं। आश्चर्य है माय लॉर्ड, 100 साल में अंग्रेजी राज्य और अंग्रेजी प्रताप की तो इतनी उन्नति हो, पर उसी प्रतापी ब्रिटिश राज्य के अधीन रहकर भारत अपनी रही सही हैसियत भी खो दे। इस अपार उन्नति के समय में आप जैसे शासक के जी में भारतवासियों को आगे बढ़ाने की जगह पीछे धकेलने की इच्छा उत्पन्न हो। उनका हौसला बढ़ाने की जगह उनकी हिम्मत तोड़ने में आप बुद्धि का अव्यय करें। जिस जाति से पुरानी जाति इस धराधाम पर मौजूद नहीं, जो 1000 साल से अधिक की घोर पराधीनता सहकर भी लुप्त नहीं हुई, जीती है, जिसकी पुरानी सभ्यता और विद्या की आलोचना करके विद्वान और बुद्धिमान लोग आज भी मुग्ध होते हैं, जिसने सदियों से पृथ्वी पर अखंड शासन करके सभ्यता और मनुष्यता का प्रचार किया, वह जाति क्या पीछे हटाने और धूल में मिलाने की योग्य है? आप जैसे उच्च श्रेणी के विद्वान के जी में यह बात कैसे समाई कि भारतवासी बहुत से काम करने के योग्य नहीं हैं, उनको आपके सजातीय ही कर सकते हैं। आप परीक्षा करके देखिए, भारतवासी सचमुच उन ऊंचे से ऊंचे कामों को कर सकते हैं या नहीं जिनको आपके सजाती कर सकते हैं, यानी आपके जैसे लोग। श्रम में, बुद्धि में, विद्या में, काम में, वक्रताओं में, सहिष्णुताओं में, किसी बात में इस देश के निवासी संसार में किसी जाति के आदमियों से पीछे रहने वाले नहीं हैं। वरंच 2-1 गुण भारतवासियों में ऐसे हैं कि संसार भर में किसी जाति के लोग उनका अनुकरण नहीं कर सकते। तो ये जो है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पेज था। इसमें बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। एक कथन है जिसको देखेंगे कि लेखक इस चौथे चिट्ठे में कर्जन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि समय बहुत पहलवान होता है। यहाँ बहुत वायसराय आए और आज उनका कोई नामो निशान तक नहीं। आज कुछ ऐसा करें कि आप कुछ ऐसा करें जिससे 30 करोड़ प्रजा को अपना
अनुरक्त बना सकें, इस देश के इतिहास में अच्छे वायसराय में अपना नाम छोड़ सकें। एक कथन और है कि किसी बात में हिंदुस्तानी पीछे रहने वाले नहीं हैं। हाँ, दो बातों में वह अंग्रेजों की नकल या बराबरी नहीं कर सकते। एक तो वे अपने शरीर के काले रंग को अंग्रेजों की भांति गोरा नहीं बना सकते, और दूसरे अपने भाग्य को उनके भाग्य में रगड़कर बराबर नहीं कर सकते। तो ये कथन है, एक एक कथन पे आपको ध्यान देना है। अब हम देखेंगे पांचवा जो चिट्ठा है उसमें कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं। गुप्त जी ने इस पांचवें चिट्ठे में आशा की महत्ता का वर्णन किया है, नाम ही है आशा का अंत। साथ ही वायसराय लॉर्ड कर्जन से भी वह आशा की उम्मीद लगाते हुए कहते हैं, वो एक जगह कहते हैं कि आशा से बंधा हुआ यह संसार चलता है, रोगी रोग से, कैदी कैद से, ऋणी ऋण से, कंगाल दरिद्रता से। इसी प्रकार हर एक क्लेशित पुरुष एक दिन अपने को क्लेशों से मुक्त होने की आशा होती है और आशा रखता है। और गुलाम हमदानी का एक शेर जो है फिर लेखक ने प्रयोग किया है, एक शेर अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। ये शेर किसका है? गुलाम हमदानी का है। हालांकि उन्होंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है कि ये गुलाम हमदानी का शेर है, लेकिन शेर को जो है जब मैंने गूगल पे डाला तो जो है ये नाम निकल के आया। शेर ये है कि हसरत पे, हालांकि जो निबंध लिखा गया है हसरत के नाम पे किस्मत कर दिया गया है। हसरत पे उस मुसाफिर ए बेकस की रोइए जो थक गया हो बैठ के मंजिल के सामने। तो आपको ये शेर याद रखना है कि किस चिट्ठे में दिया गया है, और ये भी आपसे शायद पूछा जा सकता है कि ये शेर किसका है, या फिर शायद ना पूछा जाए। गुप्त जी लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहते हैं, ये उनका एक कथन है कि माई लॉर्ड, इस देश की दो चीज़ों में अजब तासीर है, एक यहाँ की जलवायु की और दूसरे यहाँ के नमक की, जो उसकी जलवायु से उत्पन्न होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पांचवें चिट्ठे में जो है निबंधकार यहाँ की जलवायु और नमक पे जो है बातचीत करता है, तो इससे जुड़ा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इस चिट्ठे में एक फारस के कवि का जिक्र है जो कहता है कि हिंदुस्तान में एक हरी पत्ती तक बेनमक नहीं है, मानो यह देश नमक से सींचा गया हो। इस चिट्ठे में इस देश के लोगों द्वारा माता तुल्य समझे जाने वाली विक्टोरिया और उनके पुत्र एडवर्ड के गुणों की भी चर्चा की गई है। तो फिलहाल ये 5 चिट्ठे हो गए, 4 चिट्ठे हमने पढ़ लिए, 3 चिट्ठे शेष हैं। अगर वो भी हम लोग पढ़ लेंगे तो क्लास फिर से बहुत लंबी हो जाएगी। तो 3 चिट्ठे हम लोग इसके बाद वाली क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद वाली क्लास में जो शेष रह जाएगा वो यही रह जाएगा कि उसमें हम लोग 3 चिट्ठे पढ़ेंगे, और 3 चिट्ठे पढ़ने के साथ साथ उसमें जितने भी चिट्ठों के महत्वपूर्ण कथन आए हैं, महत्वपूर्ण वक्तव्य आए हैं, उनको एक बार फिर से देखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इन निबंधों को आपको पूरा पढ़वा दिया जाए तो वो भी जो है हो जाएगा। आपको सारे के सारे निबंध जो है पूरे ही पढ़वा दिए जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इन चिट्ठों के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताई गई, इनका प्रकाशन याद रखिए, किस चिट्ठे में कौन सी चर्चा है, मोटे तौर पे जो है इसको याद रखिए। अगर निबंध पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल पढ़िए, अगर आपके पास PDF वगैरह नहीं है तो जो है क्लास के नीचे जो है कमेंट कर दीजिए, मैं जो है आपको PDF टेलीग्राम पे दे दूंगा। अगर टेलीग्राम से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जो है जुड़ जाइए, उस पर बिल्कुल जिस तरीके से पेड क्लासेस में आपको रोज क्लासेस दी जाती हैं उसी तरीके से उस पर भी आपको क्लासें प्रोवाइड की जाती हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि उस पर रोज मिलती हैं, क्योंकि अपनी कुछ व्यस्तताएं हैं, तो उन व्यस्तताओं के रहते अभी उतना काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन भविष्य में वो चीज़ें नियमित भी हो जाएंगी। फिलहाल जो है आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं। अभी कुछ दिन के लिए जो है एक समस्याओं से थोड़ा जूझा जा रहा है, वो चीज़ें थोड़ी सूट आउट होती हैं, ख़त्म होती हैं, तो फिर उसके बाद रेगुलर चीज़ें आपको बताई जाएंगी। फिलहाल क्लास में इतना ही, उम्मीद करते हैं